बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में नाज़िम मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अब तो दुआ है कि अल्लाह ताला सभी को ठीक ठाक रखे भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम हालात देख रहे हैं, एक जो है मुश्किल हमारी टलती है तो दूसरी मुश्किल आ जाती है। मैं डेंगू का जिक्र कर रही हूँ जो आप लोग अच्छी तरह समझ भी चुके होंगे। आगे चल के हमने डिटेल में आपको बताना है जी मौजूदा सूरत हाल क्या है। इसके साथ साथ कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। एज़ यूजुअल हम अपनी खबरें भी डिस्कस करेंगे, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे और हमारे मेहमान भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। शहर की सफाई के हवाले से लोग जो परेशान हैं उनके सवालात के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लोग कंपैरिजन करते हैं कि माजी में शहर की सफाई क्या थी और अब सफाई के क्या हालात हैं। तो मुख्तलिफ इलाके जिनमें पोश इलाके भी शामिल हैं, वहाँ पर भी सफाई के नाक़िस इंतज़ामात होने की वजह से हम देख रहे हैं कि लोग बीमार भी हो रहे हैं, मच्छर की बहुतात भी हो रही है। तो हमने आज के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। जी तो बाहर मौसम कैसा है, मायदा की तरफ चलते हैं। जी मायदा बताइएगा मौसम आज कैसा है और सारा दिन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल है ना, बात करें लाहौर के मौसम की तो लाहौर का मौसम आज खासा खुशगवार है। सर्दी की तरफ जो है वो मौसम जा रहा है, जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं सर्दी में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। आज सुबह के औकात में जो है वो स्मोक भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है और इसके साथ अगर बात करें महकमा मौसमियात की तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ हवा में नमी की तनासुब की अगर बात करें तो 70% वो भी रिकॉर्ड किया गया है और 10% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। लेकिन लाहौर का मौसम खुशगवार है। साथ ही डेली हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स का ज़रूर बताते हैं। आज मैं आपको बताती चलूँ सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स आज रिकॉर्ड की गई है 248, जिसमें बिल्कुल भी कमी देखने में नज़र नहीं आ रही। इसलिए एहतियाती तदाबीर लाजमी साथ साथ बताई जाती हैं कि जब घरों से बाहर निकलना है आपने तो चेहरे को जो है वो ख़ास तौर पर मास्क के साथ जो है वो कवर करके घर से निकले ताकि फैलने वाली फ़िज़ाई आलूदगी से बीमारियां जो फैल रही हैं उनसे बचा जा सके। और इसके साथ ही शहरियों के लिए एक और खुशखबरी है, वीकेंड पे जो है वो बारिशें बताई जा रही हैं। 40 to 80% जो है बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं और जैसे ही बारिशें होंगी मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। जी ठीक है जी, ऑब्वियसली बारिशें होंगी तो मौसम मज़ीद खुशगवार होगा ही और मौसम तब्दीली की तरफ भी जा रहा है। तो मायदा हमें बाहर का मौसम बता रही थी। कुछ शहर के हालात डिस्कस कर लेते हैं। आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, डेंगू के ताबड़तोड़ वार, डेंगू से एक मरीजा दम तोड़ गई। नेस्को का 8 घंटे बिजली बंद करने का प्लान, 100 से ज्यादा फीडर्स पर शटडाउन। कोरोना मैट्रिक प्रमोशन पॉलिसी, तलबा के गले कैसे पड़ गए? और कैमरों के जरिए शहर की मॉनिटरिंग, मुतासर होने का खदशा। ये तो हालात हैं, आप जान चुके हैं खबरें। और आज की पहली खबर, खतरे की घंटी बज उठी है। जहां पर डेंगू के बार तेज होते चले जा रहे हैं वहीं पर 24 घंटों में एक मरीजा दम भी तोड़ गई है। और फिर हालात में सितम ये है कि जी आपको बाजार से पैनाडोल मिलना मुश्किल हो गई है, डिस्प्रिन मिलना मुश्किल हो गई है और डेंगू के लिए जो स्पेसिफिक किस्म का इंजेक्शन चाहिए वो भी अस्पतालों में नायाब हो चुका है। इसके बाद जो फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो में बनाया गया है वहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि लोग उससे भी अलहदा परेशान नजर आ रहे हैं। तो पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर ये मुसलसल डेंगू के निशाने पर अस्पताल भर गए हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ फील्ड हॉस्पिटल जिसको एक्टिव किया गया ये कह के कि आपने जी यहाँ पर डेंगू के मरीजों को जो है वो देखना है। तो डेंगू के मरीजों के हालात क्या है वो तो हम आपको एक्सपो में बताएंगे भी, लेकिन ये दावे सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। हम अपनी खबरों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सोमरू साहब आप चाय पी रहे हैं लेकिन आज मुझे लग रहा है कुछ आप सुस्त हैं, क्यों?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चाय थोड़ी सी चाय पी के तो उन्होंने एक्टिव हो जाता बंदा। अभी तो सिर्फ एक सिप लिया है, अच्छा, तो इसलिए आपको क्या फील हो खबरों रहा से है। परेशान हुए हैं? नहीं, असल में सूरत हाल एक मामला सेटल होता है, हाँ। दूसरा मामला शुरू हो जाता है, और शहरी या जो पब्लिक है वो मुस्तकिल तौर पर किसी न किसी झंझट का शिकार है। चाहे वो इक्तिसादी मसाइल हों, चाहे वो सियासी मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों, बेरोज़गारी हो, तो फिर उसके साथ जब सेहत का मसला भी संगीन सूरत तो अख्तियार ये करता चला सबसे जाए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर ज़्यादा तकलीफ दे होता है। अब लाहौर कमोबेश 2 बरस तक कोविड से लड़ता रहा, बिल्कुल सही कहा। और कोविड से खुद शहरी खुद लड़ते रहे। हस्पताल हों या हुकूमत हो, उनके इंतज़ामात पब्लिक के भी सामने हमने बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट भी किए, और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से भी जो सूरत हाल थी वो भी सबके सामने रही। अच्छा, हुकूमत को इस बात का इदराक ही नहीं था कि डेंगी मच्छर का ये सीज़न है और लार्वा की अफजाइश का सीज़न है। ख़ास तौर पर बारिशें ख़त्म हुई हैं, और बारिशें ख़त्म होने के साथ ही जहाँ जहाँ पानी जमा होगा वहाँ डेंगी का लार्वा पैदा होगा, और उससे मच्छर यकीनन बनेंगे। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर या महकमा जात के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको इस बात का इदराक भी है, उनको मालूम भी है कि हर बरस इस सीज़न में डेंगी के खिलाफ या इंसदाद डेंगी मुहिम चलाई जाती अरे है। इंतजामिया के लिए और भी ये चीज़ कोई नई नहीं थी, कुछ भी नया नहीं था, तश्कील दी हुई सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल विल थी वो नहीं थी, या पॉलिटिकल डायरेक्शन जो थी वो नहीं थी। उसका नतीजा ये हुआ कि लाहौर जो है वो इस वक्त डेंगी के निशाने पर है। और हस्पतालों में ये सूरत हाल है कि सरकारी हस्पताल तो अलग बात है, प्राइवेट हस्पतालों में भी जो ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं, कल मैं खुद भी हॉस्पिटल विज़िट किए, वहाँ पर जो है 70 से 80% तक जो पेशेंट हैं वो डेंगी के पेशेंट हैं, और कुछ अस्पतालों में और सीरियस है अब तो पेशेंट। बच्चे भी धड़ाधड़ मुतासर हो रहे हैं। अब जिन लोगों को बुखार हो रहा है, बुखार की शिकायत हो रही हैं, उस पर भी जो अलामात हैं उस पर हमें हुकूमत की जानिब से कोई वाज़े तौर पर जो आगाही मुहिम है वो नज़र नहीं आ रही। उसका नतीजा ये हो रहा है कि हर बरस जब शहरियों को मोहतात किया जाता था शाम के औकात में बिलखसूस, और अर्ली मॉर्निंग के औकात में, जिस वक्त में ये साइंटिफिक इस्टेब्लिश किया गया था कि इस दौरान अगर मच्छर ये डेंगी का काटता है इस दौरान है, तो इस दौरान आप एहतियात करें, और घरों से बाहर आप मच्छर की अफजाइश के जितने ठिकाने उनको ख़त्म करें। अब हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया। अच्छा, जब किया तो एक्सपो सेंटर में आपने, जहाँ पर पहले कोविड से लड़ने के लिए जो कोरोना के पेशेंट थे उनको वहाँ पर रखा गया, तो अब डेंगी के पेशेंट जहाँ वहाँ मुंतकिल हुए तो सूरत हाल ये हुई कि वहाँ पेशेंट के बैठने के लिए जगह ही नहीं है, वहाँ पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडेंट को बिठाने के लिए भी जगह नहीं है, पेशेंट की जगह भी नहीं है, उनकी जगह भी नहीं है। और कल हमने ये फुटेज भी वाज़े तौर पर दिखाई कि किस तरह से लोग ज़मीन पे बैठे। अब सरकारी अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म हो रही है, और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत का चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि मेडिकल स्टोर से वो बुनियादी जो इंतहाई सस्ती तरीन मेडिसन है, आपकी पैनाडोल है, आपकी पैरासीटामोल है, या आपकी एस्प्रिन है, वो ही दस्तयाब नहीं हो रही, वो शॉर्टेज उसकी पैदा हो रही है। अब उसकी शॉर्टेज किसने पूरी करनी है? अच्छा, फिर वो ड्रैप को जगाएंगे, पंजाब का मुतलका महकमा सेहत जागेगा, वो पता नहीं कब जागेगा, जब शहरी मज़ीद जो है वो अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। अभी कल कंगराम हॉस्पिटल में एक खातून ज़ेरे इलाज थी, उनकी डेथ हो गई डेंगी की वजह से। तो हुकूमत हमें बेबस नहीं, हुकूमत हमें जो है वो अनप्लान नज़र आ रही है, वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं है कि डेंगी के ख़िलाफ़ लड़ना कैसे है। और डेंगी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है, हमने तो कमोबेश 45 रोज़ पहले ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था कि शहर में डेंगी का खदशा है और डेंगी मच्छर की अफजाइश में इजाफा होगा, डेंगी के केसेस में इजाफा होने का अंदेशा है। हुकूमत उस तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद, हुकूमत को बार बार अलर्ट करने के बावजूद, हुकूमत ने मैसिव लेवल पर वो प्लान किया ही नहीं। आप देखिए पहले क्या होता था, तालीमी इदारे, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ अवेयरनेस कैंपेन, वहाँ पर डेंगी के ज़ीरो पीरियड, वहाँ पर डेंगी का लिटरेचर, वहाँ पर डेंगी अगाही वॉक, और डेंगी के हवाले से तैयार शुदा पम्फलेट्स, हत्ता के
वार्डन्स भी जो हैं वो सड़कों पर शहरियों में तकसीम करते नजर आते थे। ऐसे ही है। क्यों? मकसद क्या था? मकसद बुनियादी यह है कि आप बार बार एक मैसेज को जब कन्वे करते हैं तो वो शहरियों की मेमोरी का हिस्सा बनाना होता है, और उस कैंपेन को इफेक्टिव करने के लिए जो उसके प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स हैं कि जहाँ जहाँ पर लार्वा पैदा होने का अंदेशा है उन जगहों की आप इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन टीमों के लोग कह जरिए रहे हैं स्प्रे कहीं होता नजर नहीं आ रहा। स्प्रे आप मुझे पर- बता दें, पानी सर से गुजर चुका है, लार्वा फैल चुका है, अब लोग मुतासिर हो रहे हैं। अब हुकूमती हिकमत अमली, इंतजामिया की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वो ठिकाने जहाँ जहाँ पर डेंगू मच्छर की अफजाइश होती है, चाहे वो गोदाम है, चाहे वो फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो टाइल शॉप्स फैक्ट्री हैं, या इवन हत्ता के बागीचे हैं, बागीचों में वहाँ रखे गमले हैं, वहाँ पर पानी जमा है, या जैसे सीज़न ख़त्म हुआ है तो लोगों के घरों में कूलर हैं, कूलर के अंदर पानी अभी तक मौजूद है। मुख्तलिफ ऐसे ठिकाने जिसकी पूरी एक फहरिस्त खुद महकमे के पास मौजूद है कि जहाँ जहाँ पर अंदेशा है, वो पहले डेंगू के लार्वा की अफजाइश को रोकना ज़रूरी है, जिसने बाद में मच्छर में तब्दील होना है। अच्छा, अब जो दूसरा पहलू है, हमें डेंगू स्प्रे होता नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिजर्वेशन शो की हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये डेंगू का जो स्प्रे आप करते हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो ठीक नहीं है, इससे जो सांस के मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। तो इसका मुतबादिल यही में हुआ है, लोगों ने खुद अपने घरों में भी कराया देखिए है। होता रहा है ना, लेकिन Prevention एक है ना। स्टेज पे आकर हाँ। आप उसका अल्टरनेट बयान करते हैं ना, या आप बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें एलिमेंट जो हैं वो मुजरे सेहत है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोविड आया, कोविड आने के बाद मुख्तलिफ इन्वेंशंस की, बल्कि अपने लिए वो इनोवेशंस थी उनकी, कि इन्होंने कहा कि हम जो है वो एक टनल बना रहे हैं और जिसको आप कह लें कि एक गेट बना रहे हैं, उस गेट पर जो है वो स्प्रे होगा। और जब वो बनाए गए और उसके बाद उसके अंदर केमिकल्स भी डाले गए, वो जी हम स्प्रे करने के बाद बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं, तो बाद में पता चला कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये ना सिर्फ इनइफेक्टिव है बल्कि ये मुजरे सेहत है। तो फिर हुकूमत को ऑर्डर जारी करना पड़ा कि जहाँ जहाँ पर ये टनल्स लगी हुई हैं उन सब को फौरी तौर पर रिमूव किया जाए पब्लिक प्लेसेस से बिलखसूस। तो इसी तरह जब साइंटिफिक एविडेंस नए कलेक्ट होते हैं तो उसके बाद ये डेवलपमेंट्स होती हैं। अब स्प्रे ना होने से ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि जहाँ पर लार्वा मच्छर लार्वा जहाँ पल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, उसको उस पानी को ख़त्म किया जाए। उसके लिए एक मैसिव कैंपेन की ज़रूरत है। अच्छा, उसके साथ दूसरी सतह पर अस्पतालों में आपके पास डेंगू वार्ड्स बहुत अरसा पहले बनाए गए थे। उन डेंगू वार्ड्स को मुकम्मल तौर पर इफ़ेक्टिव करना, वहाँ पर डॉक्टर्स की मौजूदगी, मेडिसिन की मौजूदगी, पेशेंट का केयर करना, ये हुकूमत के महकमे सेहत का ये काम है कि वो प्रैक्टिकली ये मेजरमेंट्स ले, ताकि कम से कम कोई फ़र्द जो है वो खुदा न खास्ता डेंगू वायरस का शिकार होता है तो उसको भी ये पता हो कि अब मैंने इसका इलाज क्या करना है और इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात हत्ता के क्या हैं, और हुकूमत प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हो। तो मेरा ख्याल में इस तरह से ही आप इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है जो कोविड में सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की रही है वही फिर इसमें होती रहेगी। एंड व्हाट अबाउट जो एक्सपो में हम बद इंतजामी का बार बार जिक्र करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? पर लोगों को तो कह रहे हैं कि जी अस्पतालों में क्योंकि बेड पे 2-2 मरीज़ हैं तो हमने एक्सपो जो है फील्ड हॉस्पिटल वो रखा है डेंगू के मरीजों के लिए। तो वहाँ देखिए, हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा कल्चर है, हर मामला जो है वो उस इदारे या प्रोविंस के सरबराह ने करना होता है। हाँ। अब देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर इसका नोटिस नहीं लेते, अगर इसका मिनिस्टर हेल्थ नोटिस नहीं लेते, तो नीचे की हिरार्की में जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम ही नहीं करेगी। यानी डॉक्टर साहब इसके जिम्मेदार है? नहीं, डॉक्टर नहीं जिम्मेदार, इंतजामिया जिम्मेदार है। देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब तक वो नोटिस नहीं लेंगे तो नीचे जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जो हिरार्की है वो काम नहीं करती। ये कल्चर सबसे खतरनाक है और ये डेवलप हो चुका है, बल्कि सबसे ताकतवर कल्चर यही है पाकिस्तान के अंदर
कि ऊपरली सतह पर आप नोटिस लेंगे तो नीचे का अमला जो है वो काम करेगा। सही। अब सूरत हाल ये है कि एक्सपो सेंटर में इंतजामात नहीं है, बद इंतजामी है, लेकिन माजिद के साथ सुमन साहब मुझे खबर को वाइंड अप करना है, ना ऊपर कोई काम करना चाहता है ना नीचे का अमला कोई काम करना चाहता है। भुगत कौन रहे हैं? मरीज। और अब आपके सामने डेथ रिपोर्ट्स होना शुरू हो गई हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे, ये हालात आब होंगे। पानी सर से गुजरता जा रहा है और जिनका काम है जी वो लोग इस टाइम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। अच्छा जी, अब तो सोना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ हम जहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा मौसम मेहरबान हुआ है, आपके एसी वगैरह चलने बंद हुए हैं, लेकिन मुश्किल क्या आ रही है? अब लेस्को ने ये कह दिया है कि जी सर्दियों में भी लोड शेडिंग होगी, 8 घंटे बिजली बंद करने का प्लान है। इस पर हम रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे शायद सिप्रा साहब से भी डिटेल में पूछें कि आखिर ये क्या प्लान है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग होने जा रही है, मौसम की तब्दीली के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब अवाम क्यों भुगते जब उन्होंने भारी भरकम बिल भी अदा करने हैं। हम ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और लेस्को का हम जिक्र करने वाले हैं। 8 घंटे बिजली बंद करने का प्लान बनाया गया है और खबर के मुताबिक जी 100 से ज़ायद फीडर्स पर शट डाउन। अब 100 अगर फीडर्स बंद होंगे तो कितने इलाके से मुतासर होंगे, और इसके लिए जी जो सारिफीन हैं उनको पहले से बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके इलाके में इतनी देर बिजली बंद रहने वाली है। बहुत सारे आपके काम जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं। शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा ये जो 8 घंटे बिजली बंद की जाएगी, वजह इसकी क्या है बंद करने की? 100 से ज़ायद फीडर्स पर अगर शट डाउन होता है कितने इलाके मुतासिर होते हैं? क्या पहले सारिफीन को बताया जाएगा इस बारे में? देखें, इसका बुनियादी मकसद तो ये होता है कि लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आइंदा मौसम गर्मा की तैयारी करती है। जहाँ पे सिस्टम में खराबियाँ हों, टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, उसकी एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है और उसके बाद मौसम सरमा में चूँकि जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, सार्फिन बिजली के बगैर काफ़ी हद तक जो है वो गुजारा भी कर लेते हैं, तो बिजली बंद की जाती है। लेकिन यहाँ सूरत हाल लेस्को में उसके बरक्स नजर आ रही है कि आपने 7 से 8 घंटे बिजली बंद करने का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसको आप शटडाउन का नाम देते हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स बंद करके मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन जो मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, बिलखसूस जो ट्रांसफार्मर है, क्या होता है कि अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है या ट्रिपिंग का बायस बनता है बार बार, तो उसकी प्रपोजल बनाई जाती है 100 kVA का, उसको 200 में कन्वर्ट किया जाता है, 200 का तो 400 में, इस तरह करके। तो जिस कंपनी के पास ट्रांसफार्मर ही मौजूद ना हो तो उन्होंने अपग्रेडेशन का क्या काम करना है, एक दो बात ये। दूसरी बात यह है कि कंडक्टर जो इस्तेमाल होता है जंपर पर, जंपर जो निकल जाते हैं, अक्सर जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो कंज्यूमर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो जंपर निकल जाता है। जब वोल्टेज कम हो जाते हैं कि उनके 1 फेज आ रहा है या 2 फेज नहीं आ रहे, 2 फेज आ रहे और 1 नहीं आ रहा, तो ये मामला जो होता है ये भी उस पर जो कंडक्टर जारी किया गया वो बोसीतो और गांगा दिया गया है कि मतलब डिसमेंटल्ड जो कंपनी ने मुख्तलिफ इलाकों से उतारा अब वही दोबारा जारी कर दिया। मुझे बताएं कि अपग्रेडेशन का तो फिर मामला पूरा ही नहीं होता, सिर्फ आपने दख्तों की टहनियां ही काटनी है, तो फिर 8 घंटे बिजली बंद करके सार्फिन को अजियत में क्यों मुब्तला करते हैं। दूसरी बात कि ये अखबार में इश्तिहार बाकायदा तौर पर इसको मेंशन किया जाता है, इलाके मेंशन किए जाते हैं, फीडर्स नेम मेंशन किए जाते हैं और शेड्यूल भी मेंशन किया जाता है, और कबल वक्त करते हैं कि 1 या 2 दिन पहले बताया जाता है कि किन इलाकों में बिजली बंद रहेगी। बिजली बंद करें, इससे कोई मकसद नहीं है, कोई बात नहीं है, कंज्यूमर इसको बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन जो मकसद उसका है कि बंद करके जो आपने काम करना है कि सिस्टम को अपग्रेड करना है, वो मकसद ही पूरा ना हो तो फिर मेरे ख्याल में इस बंदिश का कोई फायदा नहीं। तो फिर ये बिजली क्यों बंद कर रहे हैं? इसके पीछे फिर क्या अहदाफ हैं कि कंज्यूमर को जो है वो उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है? देखें, सब अच्छा की रिपोर्ट भी तो ऊपर देनी है ना, मिनिस्ट्री भी देख रही होगी, टेक्को भी मॉनिटर कर रही होगी कि आप मौसम सरमा में आपने सिस्टम की अपग्रेडेशन करनी है और आइंदा मौसम गर्मा की तैयारी भी करनी है, तो सब अच्छा की रिपोर्ट यही होगी ना कि हमने फलां जगह पे फलां फीडर बंद किया और उसकी अपग्रेडेशन की, या किसी जगह पे बर्की लाइनों से टहनियाँ काटी और जो टकराती थी और फीडर ट्रिपिंग का बायस बनती थी। तो ये एक रिपोर्ट जो है वो कागजी रिपोर्ट बनेगी और वो सबमिट हो जाएगी कि मौसम सरमा में हमने तैयारी की ताकि आइंदा मौसम गर्मा अच्छी तरह गुजर जाए। यानी ये सिर्फ फाइल का पेट भरने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, इसका हकीकत से ताल्लुक उस तरह नहीं है जिस तरह। और माजी में भी हम ये मिसालें देखते रहते हैं कि अपग्रेडेशन के नाम पर बिजली बंद की जाती है और जैसे ही मौसम गर्मा शुरू होता है फिर लोड शेडिंग का अजाब उसी तरह से भुगतना पड़ता है, फिर लोड मैनेजमेंट के नाम पर आपके ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रहती है।
देखें, ये जब वाजिद अली काज़मी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और उसके बाद मुजाहिद परवेज चट्टा ने जब डेस्को चीफ का चार्ज संभाला, तो इन दोनों का जो दौर है इसमें अपग्रेडेशन हुई। और वाजिद अली काज़मी के दौर में तो बहुत ज्यादा ही काम हुआ। उन्होंने सेफ्टी हैजर्ड पे बहुत काम किया, लटकती जो तारें थी उन पर बहुत काम किया, और जो ओवरलोडेड जो ट्रांसफार्मर थे उनको तब्दील करवाया। मतलब उस वक्त मटीरियल हमारे पास मौजूद होता था, लेस्को उसको लगाते थे। इसी तरह चट्टा साहब के दौर में भी होता रहा। अब क्योंकि मटेरियल की खरीदारी नहीं की रही, जब मटेरियल ही नहीं होगा, जब सिस्टम को अपग्रेड करना, जो लफ्ज है वो खुद बताता है कि सिस्टम की अपग्रेडेशन किस तरह होनी है, कि उसमें कोई एडिशन होगा तो होगा। तो जिस एडिशन पर आपने बिजली बंद करनी है वो एडिशन करने के लिए मटेरियल ही नहीं है, और बिलखसूस ट्रांसफार्मर जो कि कंज्यूमर का बराह रास्त जिसके साथ मुंसलिक होता है उसका कनेक्शन, तो वो ही नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल में इसका फायदा नहीं है। इसलिए अगर आपने शट डाउन करना है, 8 घंटे बिजली बंद करनी है, तो कम अज कम कंज्यूमर को इतना रिलीफ तो मिले कि उनके इलाके में काम हुआ है। और आइंदा मौसम गर्मा में जो उनकी ओवरलोडिंग के मसाइल होते हैं, जो ट्रिपिंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है और घंटों बिजली बंद होती है, या बारिश हुई, आंधी हुई, उसकी वजह से फीडर ट्रिप हुआ, तो कम अज कम उससे तो निकलना चाहिए। ये मेरे ख्याल में इस काम के बाद आइंदा मौसम गर्मा में ये नहीं कहा जा सकेगा कि मौसम सरमा में हमने सिस्टम अपग्रेड किया था और मौसम गर्मा में हम बिलात होते बिजली मिल सकेगी। ये मौजूदा हालात में ऐसा नहीं मुमकिन होता नजर आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब। सुमरू साहब, आपने गुफ्तगू सारी सुनी, ये एक रिवायती जुमले बन चुके हुए हैं कि जी हम काम कर रहे हैं और तामीराती काम की वजह से लोड मैनेज करने की वजह से और मौसम में हमने आगे क्योंकि मौसम सरमा की तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ों को मेंटेन करने की वजह से बिजली बंद कर रहे हैं। लोगों को बिल भी उतने ही आने हैं जितनी देर मर्जी ये लोग बिजली बंद करें, और फिर आगे जाके गर्मी में आपको अजाब भी लोड शेडिंग का उतना ही भुगतना पड़ना है। कोई पूछता नहीं है इनसे। देखिए, जिस मिनिस्ट्री का हवाला दिया है शाहिद सिप्रा ने, अगर वो मिनिस्ट्री बाकायदा तौर पर इन कंपनीज की मॉनिटरिंग कर रही है कि कितनी देर बिजली बंद की और कहाँ कहाँ पर सिस्टम अपग्रेड किए, तो फिर उनके पास ये मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि जितना अरसा बिजली बंद रही, जिस भी फीडर को बंद रखा गया और इतने घंटे बंद रहा, तो उसके नतीजे में जो काम कागज़ों में बताया जा रहा है क्या वो इन एक्चुअल काम हुआ है। तो आप अगर मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है उसको मज़ीद सख्त कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि लेस्को इस पोजीशन में होगी कि वो मिनिस्ट्री को या सार्फिन को फ्रॉड करने की या उन्हें धोखा देने की कोशिश करे कि उन्हें तो यही बताया जा रहा है कि हम सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं और हम सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं और जहां जहां पर खराबियां उन खराबियों को दूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वैसा नहीं हो रहा। तो ये मिनिस्ट्री की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इन कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस रखे और अपना जो सिस्टम है उसको मजबूत करे। अब आप फाइलों का पेट भरने के लिए मजबूत बिजली की कीमतें बढ़ा के सिस्टम मजबूत हो रहा है, वो तो इसलिए बढ़ाई जा रही है ना कि हुकूमत ये समझती है कि जो पब्लिक है उसको जिंदा रहने का हक नहीं है और जिंदा रहने का हक सिर्फ हुक्मरानों को होता है, पब्लिक को जिंदा रहने का हक नहीं है। इसलिए जहां जहां से आप इनके सर पर जो है वो जितने डंडे मार सकते हैं मारें और इनको सांस भी ना लेने दें। तो इसलिए कभी बिजली महंगी हो जाती है, कभी अशिया खुरानोश महंगी हो जाती है और ये मुस्तकिल तौर पर हो रहे हैं, रुक के नहीं रहे। और मार्केट की तो सूरत हाल ये होती है कि सुबह रेट कुछ और होता है, शाम को रेट कुछ और होता है। तो इस कदर गैर यकीनी की सूरत हाल से मुआशरा दो चार है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सिलसिला जी थमने वाला नहीं है। जिसका जहाँ पर जो बस चल रहा है वो कर रहा है। भुगतना किसने? हमने। वो चाहे लोड शेडिंग की सूरत में भुगतना पड़े आपको, चाहे वो 10 इलाकों में जी फीडर स्ट्रिप हो जाए, 100 से ज़ायद फीडर जो शट डाउन हो जाए तो कोई आपसे पूछेगा नहीं। 8 घंटे बिजली बंद हो, आपको ये कहा जाएगा कि जी मौसम गर्मा की तैयारी की जा रही है, आपको ये भुगतना पड़ेगा, भारी भरकम बिल भी अदा करने पड़ेंगे। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे उन तलबा का जो तो पहले बहुत खुश हुए कि जी वो पास हो गए। अब पास होने के बाद मुश्किल कौन सी है उसका हम जिक्र करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है जी। मैट्रिक पास 80% तलबा हैं जिनको सरकारी कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सुमरू साहब? देखिए, इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि लाहौर बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कामयाबी का तनासुब 98% है, यानी 98% से भी ज़्यादा है। तो अब हर तालिब इल्म ने फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना है। जब हर तालिब इल्म ने फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना है और पब्लिक कॉलेज में दाखिला लेना है तो पब्लिक कॉलेज की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अब लाहौर शहर के अंदर 54 सरकारी कॉलेजेस हैं।
54 सरकारी कॉलेजेस में जो दाखिलों की गुंजाइश है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अराउंड 45,000 है। और जहाँ पर डबल शिफ्ट्स में है उसकी वजह से थोड़ी तादाद बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन जिन तलबा ने सिर्फ A+ और A ग्रेड में इम्तिहान पास किया है उनकी तादाद जो है वो 1 लाख के करीब है। तो मतलब ये हुआ कि A+ और A ग्रेड वाले भी तमाम तलबा अगर पब्लिक कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनको दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ सीटों की गुंजाइश नहीं है। नंबर 1 ये मसला है। दूसरा मसला क्या है कि हुकूमत ने आज तक कभी भी कॉलेजेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस शहर में अभी ऐसे हैं जहां पर डबल शिफ्ट नहीं होती। इतने पास किया तब हुकूमत को पॉलिसी बनाना याद। अब हुकूमत की इस पॉलिसी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो प्राइवेट कॉलेज है। एग्जैक्टली, प्राइवेट कॉलेज जो है वो 1 लाख से ज्यादा तो वो तलबा हैं जिन्होंने D और E ग्रेड में इम्तिहान पास किया है, यानी कि उनके जो नंबर्स हैं वो 40% और 33% के दरमियान है। अब इन तलबा का तो सरकारी कॉलेजों में वैसे दाखिला नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या होगा? ये 1 लाख से ज्यादा तलबा सिर्फ शहर लाहौर के अंदर ये कहाँ जाएंगे? प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां क्या होगा? वहां पर ये जाएंगे, वहां पर 1 साल की फीस जो है वो 70,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए के दरमियान है। नंबर 1। नंबर 2, वो प्राइवेट कॉलेजेस के मुकम्मल तौर पर जकड़े जाते हैं फाइनेंशियली तौर पर भी, और वहां पर उनका अपना इंटरनल सिस्टम भी। सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर क्या है, 1 साल की फीस 3,000 रुपए, और साल बाद आपने इम्तिहान देना है तो फिर बोर्ड की फीस है 3,000 रुपए। तो वहां पर आप 6,000 और 12,000 रुपए में अपनी पूरी डिग्री करके निकल जाते हैं, और यहाँ पर 1 साल का जो आपको फीस है वो 90,000 रुपए तक देनी पड़ती है। तो हुकूमत की इस पॉलिसी के नतीजे में जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तबका है वो प्राइवेट कॉलेजों के मालकान है, वो इससे फायदा हासिल कर रहे हैं और वो फायदा हासिल करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, उनको तो मौका मिल गया ना कि वो उनके लिए तो हुकूमत ने प्लेटफॉर्म दिया। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब जो तलबा B ग्रेड में इम्तिहान पास करने के बावजूद वो अगर सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता तो इसका मतलब है कि हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, वो इन तलबा के लिए पॉलिसी नहीं डिजाइन कर सकी। अच्छा, एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि शहर के जो बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, लाहौर कॉलेज है, कनेट कॉलेज है, FC कॉलेज है, यहाँ पर तालिब इल्म दूसरे शहरों से भी आते हैं, यानी दूसरे बोर्ड्स के तलबा भी आते हैं। अब पंजाब के तमाम बोर्ड्स में सैकड़ों ऐसे तलबा हैं जिनके जो नंबर्स हैं वो 1100 में से 1100 नंबर है। अच्छा, जब उनके 1100 में से 1100 नंबर्स हैं तो कॉलेजों में दाखिले कैसे होंगे? बिल्कुल। अच्छा, मेरिट कैसे बनेगा? अच्छा, इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर तालिब इल्म ने वहां पर आकर दाखिला लेना है तो उसके तो सिर्फ कंपलसरी मज़ामीन के पेपर हुए हैं ना, इलेक्टिव मज़ामीन के पेपर हुए हैं, कंपलसरी के तो पेपर ही नहीं हुए। अच्छा, उसको आप जज कैसे करेंगे कि वो उन मज़ामीन में कहाँ स्टैंड करता है? तो नतीजतन क्या हो रहा है कि ये बड़े कॉलेजेस नई पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ने तो अडॉप्ट भी कर दी और शेड्यूल भी इशू कर दिया कि वो एंटी टेस्ट लेंगे, और वो इसलिए ले रहे हैं कि वो बच्चे के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं। और ये फिल्टर लगाना इसलिए जरूरी है कि कल को उन्होंने भी बच्चे निकाल के लेकर आने ना। उसकी वजह है कि जो बड़े इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। उन्होंने बिजनेस नहीं करना, उन्होंने पैसे नहीं खराब करना ना। उनका जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा वो उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो वो बच्चे के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरी प्रमोशन पॉलिसी का जो नुकसान है वो किस पर हो रहा है? उस तालिब इल्म पर जिसने इस कोविड पॉलिसी के तहत इम्तिहान दिया और उसको पास कर दिया गया। उस वक्त तालिब इल्म खुश थे जब पहली दफा ये अनाउंस हुआ था कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। पूरे मीडिया ने भी धूम मचाई, तमाम शहर के अंदर क्या समाज के हर तबके ने कहा ये तो बहुत आला हो गया। उस वक्त इनको समझ ही नहीं आई। अच्छा, जब रिजल्ट आया सारे पास हो गए, 1100 नंबर आना शुरू हुए, तो अब तनकीद शुरू कर दी गई है। तो जब पॉलिसी आपने ऐसी डिजाइन करी है कि जिसका नतीजा उस एकेडमिक सिस्टम की तबाही और बर्बादी के सूरत में निकलेगा तो फिर यही होगा। अच्छा, ये तो है मैट्रिक के तलबा का। इंटरमीडिएट की सूरत हाल तो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है कि वहां पर अंग्रेजी का पर्चा नहीं हुआ, पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा नहीं हुआ, उर्दू का पर्चा नहीं हुआ, इस्लामियत का पर्चा नहीं हुआ। अच्छा जी, यूनिवर्सिटीज में BS इंग्लिश में जिस बच्चे ने दाखिला लेना है
उसकी कैसे असेसमेंट उसकी करेंगे कैसे आप? assessment तो करेंगे? नतीजा क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटियों को अपनी पॉलिसी रिवाइज करनी पड़ रही है। उनको अगर बीएस उर्दू में, बीएस इस्लामियात में दाखिला लेना है तो बच्चे पे चेक कैसे लगाएंगे वो? हाँ। तो बच्चे पे जब चेक नहीं लगेगा, उस पर फिल्टर नहीं लगेगा, तो आपके पास इनटेक अच्छी नहीं आएगी। तो इस पूरे यानी सिस्टम के ओवरऑल मुझे नतीजे खबर में को वाइंड अप करना है, मैं ये कहूं कि तालीमी सिस्टम आपका बेड़ा गर्क हो गया, ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क हो ये हुकूमती नाअहली है, जहां पर मुख्तलिफ इक्तिसादियात, सियासियात और दीगर वहाँ शोबों पर के तालीम अंदर के साथ उन्होंने इस तरह तालीम करके, के साथ भी वही सलूक किया और ये साबित किया कि ये इनकॉम्पिटेंट हैं, इनको तालीम की समझ नहीं है। अगर ये माहिरीन तालीम और तालीम से वाबस्ता अफराद से मशावरत करते, पॉलिसी डिज़ाइन करते वक्त, तो कभी भी ऐसा नहीं होना था। जब पॉलिसी डिज़ाइन करने में सिर्फ 5-6 लोग बैठ के फैसला कर दें और पूरे सूबे के ऊपर नाफिज कर दें, तो फिर ये नतीजा सामने आता है। इनको क्या सरोकार? इनके बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको आगे जाके पता इनके चलेगा। बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिल्कुल आपने पढ़ते सही हैं, कहा। इनके बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनको क्या इनको सरोकार? तो फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, इसका नतीजा आगे जाके पता चलेगा अगले 2 सालों में जब ये स्टूडेंट्स आगे जाएंगे। और इनके ऊपर स्टैंप लग गई है कि ये Exactly. कोविड जनरेशन है, इस कोविड इनको जनरेशन जॉब ने, से भी मुश्किल हाँ होगी जी, और इनको आगे और इसमें ये लिखा होगा कि हमने जब एग्जाम्स पास किया, और इनके तो रिजल्ट कार्ड पे पब्लिश है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिजल्ट कार्ड के कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ है कि तो इनका जो इसकी रिजल्ट जिम्मेदार बना भी है वो डायरेक्टली मेरे policy ख्याल के से तहत गवर्नमेंट की है। स्टूडेंट्स का अपना क्या कसूर है? हमने ब्रेक की तरफ जाना है और शहर की मॉनिटरिंग की हम बात करेंगे, कैमरों के थ्रू की जा रही है और मॉनिटरिंग मुतासिर होने का खदशा है। खदशा क्या भाई, मुतासिर हो रही है। इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर हमारे पास है जी, प्रोजेक्ट अदम तवज्जोही का शिकार 8,000 के करीब कैमरों की 15,000 बैटरियां बर वक्त तब्दील ना की गई तो कैमरे अपनी अफादियत खो देंगे। इन कैमरों की अफादियत है क्या? अब तक इनसे कितना फ़ायदा हुआ? शहर की मॉनिटरिंग और शहर को सेफ सिटी बनाने में ये कैमरे किस कदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं? सुमरू साहब, पहले तो इस पर रोशनी डालिएगा। ये कैमरे, देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये शहर के सर्विलियंस सिस्टम को आप ह्यूमन इंटरवेंशन से आज़ाद करके एक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के ज़रिए से मॉनिटर करना है। अब इस सर्वेलेंस सिस्टम पर गुज़िश्ता हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए और कैमरे इंस्टॉल किए पूरे शहर के अंदर। अब पूरे शहर में जो कैमरे इंस्टॉल किए, तो उन कैमरों, अगर आप देखिए जहाँ जहाँ पर अगर किसी सिग्नल पर हैं और वहाँ पर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे लगे हुए हैं, आप देखिए उस कैमरों के पूल के साथ जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है। वो बॉक्स लॉक है, उसके अंदर जो है वो बैटरी है, एक वो है, एक आपको पोल के ऊपर टॉप पे बैटरी नजर आएगी। अच्छा, इन बैटरियों का काम क्या है कि कैमरा चलेगा। जब बैटरी जो है चार्ज होगी, लाइट से चार्ज होगी, फिर बैटरी की मुद्दत है, वो बैटरी की मुद्दत अपनी लाइफ टाइम पूरा करेगी। बैटरी ख़राब होगी तो कैमरे तक करंट नहीं पहुंचेगा, जब कैमरे तक करंट नहीं पहुंचेगा तो कैमरा रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? अब जब कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं करेगा तो वो पूरा प्रोजेक्ट जिसका अल्टीमेट मकसद सर्वेलियंस है, तो वो हो ही नहीं पाएगा। अब 8,000 कैमरे तो ऐसे हैं कि जिनकी बैटरियां फौरी तौर पर तब्दील होनी है। अच्छा, ये बैटरी जो है वो आप शाह आलमी से और बिलालगंज से लेके तो तब्दील कर नहीं सकते। ये इसके लिए बाकायदा तौर पर कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कंपनी जो है वो आपको बैटरियां रिप्लेस करके देगी। तो अगर ये बर वक्त ना हुआ तो आप देखिएगा शहर के अंदर एक नया सिलसिला शुरू होगा कि जो क्राइम पहले ही बढ़ता चला जा रहा है, उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में जो किसी हद तक, चले पार्शली कह लें, हम मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते, अगर पार्शली भी जो बतौर एविडेंस ये कैमरे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि आपको उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस जुर्म को मजीद पकड़ने के लिए आपको मसाइल का सामना होगा, दुश्वारी का सामना होगा। तो उसका बेनिफिशरी जो है वो जराइम पेशा अफराद होगा, जराइम पेशा तबका होगा। तो अगर इसकी अफादियत को बरकरार रखना है तो सबसे पहले तो सेफ सिटी अथॉरिटी के मंसूबे को पंजाब हुकूमत अपनी तरजीहात में शामिल करे। और ये तरजीहात में शामिल होने का मतलब ये है कि आप पब्लिक सेफ्टी के लिए संजीदा हैं और पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। अगर आप ये समझ लें कि इस मंसूबे के लिए संजीदा सुमरू साहब हैं या नहीं है, चालानों के लिए तो बहुत संजीदा। हमारा तो काम है कि इनको बार बार इन पे चोट लगाएं,
हमारा ये काम है, हम चोट लगाते रहेंगे, हम उस चोट लगाने से बाज नहीं आएंगे। और इनका काम है करना या ना करना, जो भी अमल कर रहे हैं इसका नतीजा आइंदा इंतखाबात में ये खुद देख लेंगे, इनके सामने आ जाएगी सारी सूरत हाल कि सियासत में जब आप पब्लिक डिलीवरी नहीं करते फिर उसका नतीजा क्या होता है, तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं चले जी, रहेंगे। वो वक्त दूर नहीं है। सुमर साहब, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, तो इसका इंतजार थोड़ा ही रह गया है। अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, ये वाली सिचुएशन बनने वाली है। तो ये मुकाबला जीतने के लिए अब किसने मेहनत करनी है, कब करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, ये अब आप ही लोगों को बेहतर तरीके से पता है। थैंक यू सो मच अकमल सुमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप जानिए हेडलाइंस, जिसके बाद कुछ बात होने वाली है शहर की सफाई की। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी शहर की सफाई के हवाले से, जो कि एक बड़ा चैलेंज बनती चली जा रही है। लोग माजी की मिसालें जहां पर महंगाई के लिहाज से दे रहे हैं, बिजली की बढ़ती कीमतों के हवाले से दे रहे हैं, वहीं पर शहर की सफाई के हवाले से भी लोग हर जगह आपको माजी की मिसालें देते नजर आते हैं। पोश इलाकों में भी सफाई की अबतर सूरत हाल है। इस अबतर सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है, जो कि 15 रोज़ की सफाई मुहिम है। तो इस 15 रोज़ा सफाई मुहिम में क्या स्पेशल प्लान तश्कील दिया गया है, शहर की सफाई किस तरह से की जाएगी, किन बुनियादों पर की जाएगी, किन इलाकों में ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ रूटीन की जो सफाई मुहिम है वो किस तरह से चल रही है। आया सिर्फ क्या 15 रोज़ के लिए शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, या उसके बाद भी कोई प्लान तरतीब दिया जाएगा। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि कमिश्नर साहब भी मुतहरिक नज़र आए, और फिर इसके साथ साथ सीएम साहब ने भी बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया शहर का, और सफाई इंतजामात में उन्होंने कहा कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो बागों के शहर की सफाई सुथराई को लेकर LWMC कितनी मुतहरिक है, क्या क्या इक़दाम कर रही है। वो जो मैकेनिकल स्वीपिंग की हमने माजी में मिसालें देखी थी, अब कभी वो नज़र आएंगी भी या नहीं, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ CEO LWMC राफ़े हैदर साहिबा मौजूद हैं, अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सोच रही होंगी मैंने तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें कर दी हैं और पता नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर सराहते हैं कि कम से कम LWMC हमें मुतहरिक नज़र आ रही है। शहर की सूरत हाल आपकी नज़र में है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इतने बड़े शहर में सफाई सुथराई यकीनी बनाना, क्योंकि हमारे लोग सबसे पहले ताउन नहीं करते, ये तो बिल्कुल जो है क्लियर बात है। तो आप मुझे ये बताइएगा, महदूद क्या वसाइल हैं जिसकी वजह से चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है? देखिए, प्रोक्योरमेंट चीज़ें तो वो साथ साथ हम बता रहे हैं कि चीज़ें इन लाइन आ रही है। इस चीज़ का हमने ये 15 डे जो ऑपरेशन है, इसका एक 3 pronged अप्रोच लाई गई थी, जो कि हुकूमती हिदायत पे हुई है कि ये 9 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो सिस्टम में डाले गए हैं। इनका 3 चीज़ों पर मेन मकसद है कि एक तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इन्हांस करना हमारे रूटीन की टीम्स की, जो ऑलरेडी कर रहे हैं दिन रात, उन्होंने भी एक किया हुआ है हमारी टीम्स ने, लेकिन वो वाला जो आउटपुट है क्या वो उस तरह से आ रहा है कि नहीं, उस चीज़ में ये फिर आइडेंटिफाई ये भी होता है कि जी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स का एक इशू है कि कहीं पे वासा या PHA या जो और एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनकी इंगेजमेंट किस तरह से आउटलाइन करवानी है, कहीं डेब्री है या ग्रीन वेस्ट है या स्लज का इशू है, वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन के लिए इन लोगों को लाया गया। और तीसरा पॉइंट है कि जी इलीगल डंपिंग को हमने किस तरह से करना है क्लब इन। ठीक है, इसमें इन्फोर्समेंट विंग हमारी ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन वो उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है और वो किस तरह से लिएज़ॉन वो वाला भी इस्टेब्लिश करना है विद द पुलिस एंड कंसर्न अथॉरिटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, तो इन 3 फोकस एरियाज़ पे टारगेट करके इन 9 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को फिर अंदर लूपिंग लिया गया है, ताकि 15 डेज़ में ये वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप करा दें। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली शहर की सफाई पर नज़र डालें तो इस 15 दिन में क्या आपने मशीनरी ज़्यादा रखी है, वर्कर्स ज़्यादा रखे हैं, और किन बुनियादों पर सफाई की जा रही है? कुछ इलाके प्रायोरिटी में क्या शामिल किए? देखिए, हमारे ये ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जो हमने लास्ट टाइम ईद से पहले भी कराए थे, ये एक ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन हमने फिर से डेवलप कराए हैं, क्योंकि इलीगल डंपिंग की वजह से ओपन प्लॉट्स वगैरह फिर से साथ साथ बनते जाते हैं। ये जो इलीगल डंपिंग का आप जिक्र कर रही हैं, इस पर क्या कोई फाइन्स वगैरह नहीं? जी, इन्फोर्समेंट विंग हमारी इसके ऊपर वर्किंग करती है। उसमें हम लोग रंगे हाथ अगर कोई पकड़ा जाता है तो गाड़ियाँ भी कॉन्फिस्केट की गई हैं, टाइम्स FIRs लॉन्च होती है, चलान्स पुश किए जाते हैं, लेकिन वो हल नहीं है जब तक उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से किया नहीं जाता, क्योंकि मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है, स्केल ऑफ द सिटी, और इतने हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि खुद अपनी सर्विसेज को केटर कर रहे होते हैं। हाँ जी,
तो उनको किस तरह से क्लब इन करना है और उनको राउट किस तरह से करना है कि कहाँ वो हमारे लैंडफिल साइट तक लेके आए या हमसे कंटेनर बेस्ड कोई वर्किंग करवाएं, वो सारा कुछ क्लब इन करने के लिए उस चीज़ को फैक्टर इन किया जाता है। तो इन्फोर्समेंट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। इन्फोर्समेंट एक हद तक उसको पुश करेगी, उसके बाद जो सिस्टमेटिक अप्रोच लेनी है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं इसको हम। सही। शहर के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है इन इलाकों को साफ़ सुथरा रखना? कि जो ट्रांजिशन पॉइंट्स आते हैं जैसे अर्बन टू रूरल वाले सेक्शंस में डेफिनेटली एक इशू आता है देर, वो उसमें केटल इविक्शन वगैरह भी नहीं हो सकती क्योंकि वो नो केटल फ्री जोन वाला एरिया भी नहीं है। वहाँ पे काउ डंग की जनरेशन बहुत मैसिव होती है। काफ़ी लाहौर का एरिया है जो ग्रीन है, तो उससे ग्रीन वेस्ट की जनरेशन, वो एक और इशू आता है कि जब लोग अपने घरों में से कटिंग करके बाहर फेंक जाते हैं और उसके ऊपर लोग थोड़ा बहुत सॉलिड वेस्ट करते हैं तो इट लुक्स लाइक अ डंप। होती वो मैसिवली 80-90% वो ग्रीन वेस्ट होती है फ्रॉम इंटरनल हाउस होल्ड्स, और PHA के पार्क्स वगैरह से भी नहीं आ रही होती। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो रिकरिंगली आती हैं, वो हमारी मेन रोड्स पे भी कभी नज़र आ जाती हैं। और उस चीज़ को केटर फॉर करने के लिए अब हमने ये वाली अप्रोच ली है कि फोकस्ड टारगेटेड वर्किंग हो, कि जहाँ जहाँ ये वाले इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हमने किस तरह से मॉडलिटीज़ बनानी है, किस तरह से वो सिस्टम बनाना है जिसके अंदर सारे इदारे इकट्ठे काम कर रहे हों और लोगों को किस तरह से सेंसिटाइज करना है। इस पूरी कैंपेन का एक सब्सटैंशियल पार्ट अवेयरनेस जनरेशन भी है, लोगों को ये बावर कराना कि उन्होंने क्या चीज़ करनी है, अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना है और कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। हाँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों के ताउन के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। हम क्यों ज़रूरत पड़ती है इस तरह के ऑपरेशंस करने की? क्या हमारा जो रूटीन वर्क LWMC का चल रहा है वो इनफ नहीं होता, वो मौसर नहीं होता, जो इस तरह की मुहिमात की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़रूरत पड़ती है कि CM साहब रात दिन निकलें, दौरा शहर का करें और फिर वो कहें कि जी सफाई पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? कि जो रूटीन की वर्किंग है वो साथ साथ चल रही होती है, लेकिन जिस तरह अभी ईद मिलादुन्नबी गुजरी है उसका एक डेफिनेट इम्पैक्ट आता है। 18 आवर्स ऑपरेशन उसके भी थे, उसका वेस्ट जनरेशन उससे भी इन्हांस होती है। कोई ऑफ डेज वगैरह होती हैं उसके अंदर, अभी मानसून सीजन हमने देखा लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर न्याज का एहतमाम किया, गली बाजार सजाए गए। अब लोगों में ये चीज़ तो है नहीं कि अगर उन्होंने इतने बड़े लेवल पर एहतमाम किया, गलियाँ बाजार सजाए हैं, तो जो सामान है उसको कहीं सही जगह पर उन्होंने वेस्ट में डाल जी, ये चीज़ें साथ ऐड ऑन करती है क्योंकि वो रूटीन से ज़्यादा वेस्ट इन चीज़ों में जनरेट होती है। इसी तरह ये मानसून सीज़न था, उसके साथ साथ ये वर्किंग अभी ऑटम है, इसके ग्रीन वेस्ट इन्हांस हो जाएगी, लोग कटिंग वगैरह ज़्यादा करेंगे, ग्रास की ग्रीनरी वगैरह उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो वो साथ साथ सिस्टम में और चीज़ें ऐड होती हैं कि जो बराह रास्त LWMC की डोमेन में नहीं आती है, लेकिन क्योंकि लोग उसको डंप कर जाते हैं तो उसकी वजह से भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो उसको सिस्टमेटिक, अभी ऑब्वियसली HR हमारी थोड़ी बहुत तो हमने कर ली हुई है, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है मशीनरी वगैरह की वो उस तरह से 50% पे अभी हम ऑपरेट करें। तो ये चीज़ें जब ऐड ऑन होता है, एक सिस्टम पे एक बर्डन आता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत गैप डेवलप होता है। उसको फिर हम साथ साथ आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ईद मिलादुन्नबी पे भी हमारे 18 आवर्स के फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थे, दिन रात हमारी टीम्स ने जो लोग मतलब ऑफ थे वो उनको भी पुल इन किया गया, उनको पूरी 90% अटेंडेंस करवाई गई, उनको सुबह लोकेट किया गया कि वो चीज़ें टाइम पे साथ साथ कराते जाए। तो कहीं ना कहीं जो छोटा मोटा गैप आता है उसको फिर फिल्टर इन करना पड़ता है। और साथ इलीगल डंपिंग अगेन आई वुड से इज़ अ मेजर फैक्टर इन इट, क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो डायरेक्टली हमारे से लिंक्ड अप नहीं है अभी इस वक्त, और उनकी अपनी सर्विस डिलीवरी वगैरह हो रही होती है। इसी तरह कुछ अच्छा, इनको लूप में लेने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया ताकि सभी लोग एक ही जगह पर बैठ के प्लान डिसाइड करें और फिर जो रिजल्ट्स निकले वो बेहतर भी निकले? देखिए, ये ट्रांजिशन पीरियड में गैप तो ज़रूर आया, लेकिन हमने ऑलरेडी उसको क्लब इन करना शुरू कर दिया। हमने एक पूरी रेवेन्यू जनरेशन की विंग अपने इन हाउस डेवलप की है, जो कि अब इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। हमने अपनी कैपेसिटी साथ साथ किस तरह इन्हांस करनी है, इनको किस तरह राउट करना है, सेंसिटाइज करना है इनके वेंडर्स को कि कहाँ पे चीज़ें गिरानी है, कहाँ हमारी लैंडफिल साइड पे लेके आना है या कंटेनर्स में प्लेस करना है। तो साथ साथ हम वो उसको सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना है कि वो राइट अवे ओवरनाइट वाला काम नहीं है। वो साथ साथ हम उनको ऐड ऑन करा रहे हैं। इस कैंपेन के अंदर भी हमने उनको लिंक अप किया है और उनको साथ लेके आ रहे हैं, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का हमें नहीं आ रहा था वो अब आना भी स्टार्ट हो गया है। सही।
तो इट्स अ ग्रेजुअल कैंपेन है, लेकिन डेफिनेटली उसके पॉजिटिव असरात नजर आ चलिए रहे जी, हैं। हम देखेंगे कि पॉजिटिव साथ मरहलावार इसी तरह बेहतरी होती रहे तो रिजल्ट्स अच्छे आए। अब कुछ हमने बात करनी है जी, एमसी में जो कहा जा रहा था जी वर्कर्स भी परेशान हैं, एलडब्ल्यूएमसी के अपने मसाइल हैं, मशीनरी कम है, लोगों को कंटेनर्स नहीं मिलते, इसीलिए कूड़ा बाहर सड़कों पर फेंक दिया जाता है। तो ये जो इंतज़ामी मसाइल हैं इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। शहर की सफाई सुथराई के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कुछ अब बात कर लेते हैं। क्या एलडब्ल्यूएमसी को भी खुद किसी मसलों का सामना है? मेरे तो मसाइल ही ख़राब हो गए हैं। मसाइल का सामना है, क्या वो शहर की सफाई में आड़े आ रहे हैं? अच्छा राफी साहब, मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली हर जगह पे जहाँ पे काम हो रहा होता है, जहाँ पर वर्कर्स को रखना, उनको मैनेज करना, उनकी टाइमिंग्स देखना, उनकी तनख्वाहों के मसाइल, घर के 100 किसी के मसले होते हैं, वो फिर महकमे के इदारे की ही जिम्मेदारी होती है कि सब चीज़ों को देखना। तो एलडब्ल्यूएमसी के अपने मसाइल भी कुछ हैं, वर्कर्स से रिलेटेड के तादाद कम है, उनकी सैलरीज का इशू है, ऐसे कोई मसाइल हैं? देखिए इस तरह की जो ये जॉब है इसके अंदर टर्नओवर तो डेफिनेटली होता है एक, क्योंकि जिस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट डेफिनेटली बनी हुई है, लोग बाहर कूड़ा फेंकते हैं और किस तरह से उसको उठाना है सारा कुछ, उसमें एक टर्नओवर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। एब्सेंस रेट वगैरह डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, तो हम साथ साथ उस गैप को क्लबमेंट कर रहे हैं। हमने अप्रैल में भी एक हायरिंग कैंपेन की थी जिसके अंदर 3000 वर्कर्स को ऐड ऑन किया गया था। अभी हम फिर कुछ 1000 के करीब वर्कर्स का हमने ऐड दिया हुआ है, जो कि मंडे ऑनवर्ड्स हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाएंगे। तो साथ साथ हमारी तरफ से पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेटिवली है कि जहाँ जहाँ ये गैप्स आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई होकर हम लोग ऐड भी साथ साथ करते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, लोग शिकायतें करते हैं कि उनके इलाके में कंटेनर्स नहीं पड़े हैं, वो कहाँ जाके कूड़ा फेंके? जो कंटेनर्स की कमी है, क्या समझती हैं ये क्यों है? और इस कंटेनर्स मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद तादाद इनकी बढ़ाना क्यों नहीं फ़िलहाल बढ़ाई जा रही? ये कंटेनर्स की हमने 6000 कंटेनर्स की प्रोक्योरमेंट अभी फाइनलाइज करके उनको फील्ड में इन प्लेस कर दिया हुआ है। जो हमारी तरफ से आइडेंटिफाइड हॉट स्पॉट्स थे वो हमने उधर एम्बेड भी कर दिया हुआ है। कुछ जगह हमें लोगों से भी इसमें रेजिस्टेंस आती है, वो प्लेस नहीं करने देते, कुछ क्रॉनिक एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग रखने नहीं देते। अब उधर भी हम साथ साथ इन्हीं अफसरान को इस्तेमाल करके उनके साथ वो एक लिएज़ॉन क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें वो जगह भी मिले और वहाँ हम प्लेस कर दें। इट्स नॉट अ शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स, कहीं कहीं हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस भी आती है जहाँ पे लोग नहीं के साथ आप दौरा करती नजर आ रहे हैं, हम फुटेज में देख रहे हैं। किन बुनियादों पर ये दौरे किए जाते हैं? जहाँ कहीं सफाई मुहिम हो रही है वहाँ जाके चेक किया जाता है? जी, हमारे टारगेट एरियाज़ वगैरह जहाँ पे कोई मैसिव कैंपेन कर रहे हैं, कई एलाइड डिपार्टमेंट्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इसको लेकिन करते हैं। कोई अगर एरिया निगलेक्टेड थोड़े दिनों के लिए रहा है और वहाँ पे जनरेट हो गई है हीप ओपन प्लॉट्स वगैरह की जो है, तो ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशंस के दरमियान हम ये वाले विजिट्स करवा रहे हैं। सही। तो मुझे बताइएगा, खुद फील्ड में जाना, फीडबैक लेना, लोगों से भी आप गुफ्तगू कर रही हैं, कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस? क्योंकि लोग तो हमेशा शिकायत के अंबार लगा देते होंगे। देखिए, ये एक 2 वे कम्युनिकेशन होती है, डेफिनेटली वो लिएज़ॉन एस्टैब्लिश होना चाहिए। कम्युनिटी आउटरीच इज़ अ मैसिव पार्ट ऑफ दिस थिंग। मतलब ये वेस्ट मैनेजमेंट खाली कंपनी नहीं कर सकती, उसमें लोगों का भी उतना ही किरदार है। उनकी फीडबैक लेना, उनको समझाना, वो 2 वे प्रोसेस होता है जो कि ऑन स्पॉट हम फिर उस वक्त मौके पे भी करते हैं, लोगों से भी गाइडेंस लेते हैं और उनको भी गाइड करते हैं कि वो कहाँ पे हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो तुर्क कंपनियों के साथ किए थे वो ख़त्म हुए हैं, अच्छी मशीनरी भी गायब हो गई है और शहर की सफाई भी उस तरह नहीं हो रही, आप एग्री करती हैं इस बात से? देखिए, एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसके अंदर अभी थ्रू हम जा रहे हैं। जो मशीनरी है वो साथ साथ आ रही है और सिस्टम में बेड भी हो रही है। हमारे पास अभी तक अराउंड को 200 के करीब हमने गाड़ियाँ सिस्टम में डाल दी हैं, 940 के करीब आनी है, जो कि दिसंबर तक हम 3/4 ऑफ द वे जा चुके होंगे। और साथ साथ ही सिस्टम में ऐड ऑन हो रहा है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको हम साथ रिपेयर मेंटेनेंस हमने इन्हांस की हुई है, हमने वर्कशॉप्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ की है, 3 शिफ्ट्स में वो ऑपरेट करते हैं। तो ये 24 आवर ऑपरेशन होता है जो कि डेली बेसिस पे होना होता है। उसकी वेयर एंड टेयर गाड़ियों की उसी से हिसाब से होती है। तो R&M को भी बेहतर करने के लिए हमने वो चीज़ें की हैं, तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड ऑन ट्रैक। काफ़ी साहब, ये बताइएगा, शहर में ऑब्वियसली है मार्केटों की टाइमिंग अलहदा है, क्या सिर्फ जो अलग सुबह सफाई ऑपरेशन होता है, रूटीन की मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा भी मार्केटों में या फिर रिहायशी इलाकों में ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर सफाई की जाती है, या फिर कंटेनर से कूड़ा उठाया जाता है, या ये शहर में सिर्फ सुबह के टाइम जो हम ऑपरेशन देखते हैं कुछ इलाकों में हो रहा है वहाँ तक ही महदूद होता है?
देखिए जो कंटेनर्स की क्लीनिंग है वो तो 24 आवर्स चल रही होती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी वेस्ट जनरेशन है। जो मेन आर्टरीज वगैरह वहाँ पे या मार्केट एरिया जहाँ करीब होते हैं वहाँ पे वेस्ट जनरेशन डेफिनेटली ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, तो 3 to 4 टाइम्स भी उनको दिन में खाली किया जाता है। ओवरनाइट भी उनको खाली किया जाता है ताकि वो सुबह ज़ीरो आउट फेज़ में मिले। जो मैनुअल स्वीपिंग है उसको हमने मार्केट्स कमर्शियल एरियाज़ के लिए नाइट में ज़्यादा किया हुआ है, ताकि वो जब 12-1 बजे ख़त्म होता है सारा लोड उसके ऊपर, तो उसके बाद रात को भी क्लीनिंग होती है। इसी तरह हम स्पेशल गैंग्स भी डेवलप कर रहे हैं कि जो दोपहर के वक्त जो अराउंड 3-4 PM का है टाइम लाइन, उसके अंदर भी वो रोल आउट उनको कराइए। जैसे हमारे ये 1000 वर्कर्स और सिस्टम में एम्बेड होते हैं, उसमें हम स्पेशल गैंग्स भी डेवलप करेंगे जो कि कमर्शियल एरियाज़ में जो है काम करना स्टार्ट करेंगे इवन ड्यूरिंग द डे टाइम पीरियड। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी जैसे कि हम हर रोज़ अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं, डेंगू की बहुतात है और इसके अलावा मच्छर बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग डेंगू का मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि जी कूड़ा भी टाइमली अगर उठा लिया जाए तो ये चीज़ें जो हैं, अब ये जो मौजूदा डेंगू की सूरत हाल है इसको लेके क्या आप लोगों की प्लानिंग कुछ चेंज है कि कहीं पर कम से कम कूड़ा इकट्ठा ना होने दिया जाए? कि हमारी टीम्स फुली सेंसिटाइज्ड है इसके ऊपर। जो DVRs का सिस्टम है वो 100% विद इन एलोकेटेड टाइम उनको एड्रेस भी किया जाता है, साथ साथ उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है। डेंगू के वो मच्छर की अफजाइश जो है वो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम अगर कूड़ा पड़ा है और उसके अंदर वो मतलब वाटरी कंसिस्टेंसी है तो उसके अंदर होगा, उस तरह की हम चीज़ें डेवलप नहीं होने देते मोर और लेस। अच्छा राफी साहब, पर मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका अपना कि आप देखें कि सुबह जो जिन वर्कर्स की ड्यूटी जिन जिन पॉइंट्स पे है वो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से उन्होंने अपना काम वाइंड अप कर लिया है, वेस्ट कलेक्शन प्रॉपर तरीके से करके उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है? कोई आप हंगामी ऐसे दौरे कर लें, कोई चेक एंड बैलेंस रखने का कोई तरीक़ेकार तो वज़ा किया होगा? देखिए इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। इसमें जो इनिशियल अटेंडेंस होती है वो एंड्रॉयड बेस्ड है, जो कि सिस्टम में इनपुट होती है कि जी वो लोग जितने तादाद में उधर मौजूद हैं कि नहीं है। साथ हमारे फील्ड विजिट्स होते हैं, हमारी विजिलेंस विंग है जो हमने फाइल कर दी है, वो भी साथ रूटीन में इन एरियाज़ को चेक कर रहे होते हैं। HR चेकर्स हैं हमारे इन प्लेस जो कि रूटीन में देख रहे होते हैं कि क्या वर्किंग उस तरह से हो रही है कि नहीं। हमने सिस्टम में एक और चीज़ इनबिल्ड की है, अभी हम पायलट किया है 2 टाउन्स के अंदर, हमने हॉटस्पॉट मैपिंग करवाई है कि जहाँ पे कंटेनर्स एंड ओपन हीप्स जहाँ पे बनती हैं उसकी मैपिंग जियो टैग्ड कर चुके हुए हैं और उसकी क्लीनिंग जो है वो डेली बेसिस पे वो मॉनिटर होती है थ्रू दैट सिस्टम। बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर उसकी मौके पे लेनी पड़ती है कि जी जो चीज़ नज़र आई थी क्या उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है कि नहीं। तो इस तरह के साथ साथ हम चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं ज़्यादा सिस्टम को, ताकि ह्यूमन एलिमेंट जो है वो थोड़ा कम हो उसके। वर्कर्स किसी भी इदारे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वर्कर्स को जितना आप स्ट्रेंथ देंगे, जितना आप उनका ख्याल रखेंगे, वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तो वर्कर्स के लिए टाइम टू टाइम कुछ उनकी बहाली के लिए, कुछ उनकी फैमिली सपोर्ट के लिए कुछ किया जाता है? देखिए हमारे जो सिस्टम्स इन प्लेस है वो कंपनीज़ के फॉर्मेट में जो हैं वो हमने इधर भी टेक ऑन किए हुए हैं। जो शॉर्टेज आती है उसको हम कवर करते हैं, उनको ओवरवर्क नहीं करवाना चाहिए, डेफिनेट सी बात है। तो जो गैप्स इस तरह साथ साथ आइडेंटिफाई होते हैं वो हम साथ साथ क्लब इन कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, फ्यूचर प्लान्स में आपसे पूछना चाहूँगी, अभी तो ये 15 रोज़ा मुहिम चल रही है और आपने बताया कि जी शहर में रूटीन की सफाई के लिए भी जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है कि अच्छे इंतजाम किए जाएँ, यानी लाहौरिये जो है वो इत्मीनान रखें, शहर की सफाई सुथराई होगी। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी कम से कम अपने इलाके में, अपने गली मोहल्ले में सफाई को खुद भी यकीनी बनाना है। अपने घर से कूड़ा निकाल के अगर आप किसी के घर के आगे फेंक देंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बनती हैं। राफिया साहब, फ्यूचर प्लान्स बताइएगा क्या है NWMC के? देखिए ये इस मुहिम का मकसद भी यही है कि चीज़ें जो सिस्टमेटिक हो सकती हैं वो सिस्टमेटिक हो जाएं। जो कोऑर्डिनेशन गैप थोड़ा बहुत था हमारे इदारों के दरमियान वो साथ साथ लिएज़ॉन एक इस्टेब्लिश हो जाए और इफ़ेक्टिव वर्किंग लोगों को भी नज़र आए। साथ साथ हम जो वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज़म्स हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो वेस्ट जनरेट होती है उसको खाली लैंडफिल साइट तक नहीं ले जाना, उस पर हमने एक स्टेप इन किया है कि कंपोस्ट प्लांट जो है उसको हम फंक्शनल कर रहे हैं ताकि एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है उस वेस्ट का वो कन्वर्ट हो जाए इनटू फर्टिलाइज़र।
ठीक है। तो वो एक डेफिनेटली वो एक डिस्पोजल मैकेनिज्म भी है, साथ उसके एक बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंबस्टेबल मटेरियल है जो कि RDF प्लांट्स में भी जाया जा सकता है। तो हम सारे टीयर्स पे काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर भी और साथ वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म्स के ऊपर भी वर्किंग। सही, लाहौरियों के लिए कोई मैसेज होगा आपका? जी, लोगों से एक ही गुजारिश है कि हमारे हेल्पर्स की, हमारे लोगों की भी हेल्प करें। जो कंटेनर्स एटलीस्ट जहाँ प्लेस्ड हैं उनको भी यूटिलाइज करें। काफ़ी जगह इशू ये वाला आता है कि कंटेनर्स हैं भी प्लेस्ड एंड दे आर नॉट यूज्ड। तो लोग भी हमारा उसी तरह हाथ बढ़ाएं, हमें आइडेंटिफाई भी करें। 1139 हेल्पलाइन है, उस पर अगर पिन पॉइंट करते हैं कोई इश्यूज़ वगैरह तो वी विल गो विद दैट। चलिए जी, 1139 जो है वो LWMC की हेल्पलाइन है। आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, अपने इलाके से मुतल्लिक मसला भी बता सकते हैं। अगर आपके इलाके में सफाई को यकीनी नहीं बनाया जा रहा या सफाई से रिलेटेड या फिर कूड़ा उठाने से रिलेटेड कोई मसाइल हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से शहर में सफाई के लिए आप लोग मुतहरिक हैं, हमारी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी LWMC का साथ दीजिए। ये जो वर्कर्स अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं इनका साथ अगर आप देंगे तो ये अच्छे तरीके से अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम जिस मेहमान से आपका तारुफ कराने वाले हैं और जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं उनके बारे में बताते चलो जी। उमर चौधरी हमें ज्वाइन किया है जो कि वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हैं इन बॉडी बिल्डिंग। तो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल? अल्लाह का शुक्र है। उमर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ऑब्वियसली एफर्ट करनी पड़ती है, कितना मुश्किल था मुकाबला, कितनी एफर्ट की, किस तरह से पहले तैयारी की? ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल था। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, कंटेस्टेंट्स और एथलीट्स, सो इट वाज टफ। आपने पार्टिसिपेट कैसे किया? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो कंपटीशन था वो स्पोर्ट्स एंड मॉडल फिजिक का था। ठीक है। इसमें कैटेगरीज होती हैं, सो मेरा ये कंपटीशन था। और आप क्या क्वेश्चन था? मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने पार्टिसिपेट कैसे किया, इस मुकाबले तक आप कैसे पहुंचे? मैं इससे पहले भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स खेल चुका हूँ, जैसे कि मसलमनिया दुबई, वो मैं विन कर चुका हूँ। फिर मैं एमिरेट्स बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, वो भी दुबई में हुआ था, वो मैं विन कर चुका हूँ। मिस्टर पाकिस्तान का एक कॉन्टेस्ट हुआ था पाक चैंपियंस का, वो भी। सो इसी तरह मैं इसको लाइफ यानी इसके पीछे पूरा एक एफर्ट और बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आपने कब बेसिकली प्रॉपर जो है इस तरह के मुकाबलों में शिरकत के लिए प्लान किया और इस तरफ आप आए? क्या बचपन से शौक था? जी बचपन से शौक था फिटनेस का कि फिट रहना चाहिए, मूवीज देख के सिल्वेस्टर स्टैलोन। नॉर्मली बंदा फिट रहता है अपनी सेहत के लिए, मैं भी ऐसे ही था। तो ये मुकाबलों में शिरकत का ख्याल कैसे? मुकाबलों में आपको बताता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं मैं खेलता। बॉडी बिल्डिंग एक सेपरेट चीज़ है, ये फिटनेस मॉडलिंग, स्पोर्ट्स मॉडलिंग जो है ये सेपरेट चीज़ है। इसमें आपकी ओवरऑल लुक्स काउंट करती हैं, आपके एस्थेटिक्स काउंट करते हैं, आपने उस तरह से फ्लेक्स नहीं करना होता। और ये आपके लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं। सो मैं रहता तो फिट था, फिर ये ट्रेंड आया ऑलमोस्ट कुछ 5-6 साल हुए हैं जो जब कॉमन हुआ। ये उससे पहले बाहर के मुल्कों में चल रहा था कॉमन, पाकिस्तान में तो 1-2 साल हुए हैं। 2015-16 में ये दुबई में स्टार्ट हुआ, फिर मैंने वहाँ पे जाके कम्पीट किया। मुझे शौक यही था कि मैंने ज़्यादा ह्यूज नहीं होना, एक स्मार्ट लुक में रहना है। सो वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। फिर कितनी एफर्ट करनी पड़ती है? क्या प्रॉपर कोई कोच वगैरह हायर करना पड़ता है? अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है? आपने कितनी एफर्ट की? मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, खुद भी सर्टिफाइड। और एक मैं और बात बताना चाहूँगा कि मैं टोटल नेचुरल एथलीट हूँ, मैंने आज तक स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं किए। सो मैं इसको एक लाइफस्टाइल लेके चलता हूँ, मतलब मैं रहता ही शेप में हूँ थ्रू आउट द ईयर। सो जब कंपटीशन आए तो आपको ऑफ कोर्स 1-2 महीने फिर ज़रा और तरह से चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ अपनी लाइफ की रूटीन बताइएगा, किस तरह से दिन का आगाज़ करते हैं, खाना पीना क्या होता है और ओवरऑल आप किस तरह चीज़ें अपनी सारी मैनेज करते हैं? दिन का आगाज़ मेरा कार्डियो से होता है। ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, उसमें बताता रहता हूँ। क्योंकि जो लोग फिट रहना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए तो फिर देखिए बॉडी बिल्डिंग एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। फिटनेस एक सेपरेट चीज़ है। जिस तरह आपको फिट, हर इंसान को फिट रहना चाहिए, रहने से ही होता है ना। आप फिट रहेंगे तो आगे आप ये सब कुछ कंटिन्यू। पर मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिस तरह आपको भी ऑफ कोर्स हेल्थ सबके लिए है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके लिए हेल्थ है, वो हेल्थ है तो सब कुछ है। एग्जैक्टली। सो आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिट आपको रहना है। अगर आपको प्रोलॉन्ग लेके चलना है तो आपको फिट रहना है। सही। सो
मेरा मॉर्निंग जो स्टार्ट होती है वो कार्डियो से होती है, उसके बाद मेरा मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि ईट नीट। हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि फाके करो, अपने आप को पतला कर लो। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी जो है, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन, हमारे बाल, ये सारी चीज़ों को एनर्जी चाहिए, डाइट चाहिए। अगर नहीं देंगे तो डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे एक उल्टा कंसेप्ट है कि आप वेट कम करने के लिए फाके करने शुरू कर देते हैं, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको हेल्दी फैट लॉस करना चाहिए, उसके लिए आप अच्छा खाना खाएं, नीट खाएं, सारा दिन खाएं। ये नहीं कि नहीं खाना, आप सब पूरा दिन खाएं। यानी आप सारा दिन खाते हैं? मैं बिल्कुल सारा दिन खाता हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ सारा दिन खाएं। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि आपने भूखा रहना है, हो ही नहीं सकता। हमें एक हेल्दी, एक खूबसूरत नजर आने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए। सेकेंडली, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, 1 किलोमीटर की वॉक करता है या थोड़ा सा कुछ जिम चला जाए तो वो कहता है मैंने एहसान कर दिया, पूरी आके अपनी फैमिली को बता रहा होगा। सो ऐसे नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो कि हम पूरा दिन हमें कंटिन्यूस मतलब करना है। जिस तरह हम अपने बाकी सारे काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, मैं बिजनेस, हमें उसी तरह से इसको कैरी करना है, इसके लिए टाइम निकालना है। और फिर जब आपने इस तरह के मुकाबलों में टाइम टू टाइम शिरकत करनी होती है, फिर आपको अपने आप को बहुत टाइम वो बिल्कुल, वो तो एक आप लगाने बैटल है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, सिल्वर मेडल आपने हासिल किया, गोल्ड मेडल से कितने पॉइंट कम थे? आप कहें कि मेरा हेयर स्टाइल जो है ना, जो मुझे फील होता है, मेरा हेयर स्टाइल, मैं बाल लंबे कर रहा था जो कि मुझे सेक्रीफाइस देना चाहिए था, कटवा लेने चाहिए थे। सो मेरा एक वीक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंसिडर किया गया, मेरी एक नीट लुक नहीं आ रही थी। ये मैं समझता हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी एक बहुत टफ कॉन्टेस्ट था ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, सो वो भी साथ चल रहा है। असल में हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं होती, सीधी जो बात है। अब जब कॉन्टेस्ट आए ना तो हमें 4-5 माह, ऑफ कोर्स जब हमें पता चल जाएगा, डेट आ जाएगी, हमें 4-5 माह वो टोटल फोकस हमारा होता है कि यार एक कॉन्टेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट है, हमने इसको ही करना है। तो बाकी बिजनेस वगैरह जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी रूटीन से हट जाते हैं। सो ऑफ कोर्स हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, खाली मुझे नहीं, सब एथलीट्स को जो कि एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं उनको। ये शो तो स्पॉन्सर्ड था टॉप सिटी वालों की तरफ से, हमें नहीं था, पर एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए कंसेप्ट कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हो तो आपको बिजनेस से हट के ये चीज़ें आपको एक आनी चाहिए इसकी। अच्छा, अब वो नौजवान जो कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनको कोई छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैसेज कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतने बड़े फॉरम में बात कर रहा हूँ कि आई एम अ नेचुरल एथलीट, स्टीरॉइड नहीं यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे लोग शॉर्टकट्स के लिए जल्दी स्टीरॉइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल हेल्थ ख़राब होती है, काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह की तरफ से है, वो मैं नहीं क्लेम कर रहा किसी बात का, पर फिर भी शॉर्टकट्स के लिए आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। टाइम लगता है, कोई भी आप ज़िंदगी में काम करें टाइम तो लगता है। सो अगर मैंने ये किया है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं इतनी बड़ी स्टेज पे जाके मैं नहीं इमेजिन कर रहा था, क्योंकि एक कंसेप्ट नहीं माना जाता। अभी बहुत लोग कहेंगे कि एमी झूठ बोल रहे हैं, सही वो आपको बता रहा हूँ। सो वहाँ से जाके मेडल लाना और इतने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि हेयर कट का एक फॉल्ट था, नहीं तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप मेहनत करके ही किसी मकाम पर पहुँचते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश गुड लक फॉर अपकमिंग जो आप मुकाबलों में शिरकत करने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राह रास्त लिए चलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। और जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे पास बहुत ही एक्साइटिंग सी न्यूज़ है उन ख़वातीन के लिए जो कि हर वक्त इस खोज में रहती हैं कि ज़बरदस्त से ड्रेसेस कहाँ से मिलते हैं। तो हेमस्टिच आज मुतारिफ कराने जा रहा है अपनी बहुत ही ज़बरदस्त न्यू कलेक्शन, जिसमें टोटल 8 डिज़ाइन हैं। आज बाकायदा तौर पर जो है हेमस्टिच अपनी ये नई कलेक्शन मुतारिफ कराने जा रहा है। और जी, ड्रेसेस के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि टोटल 8 इनके नए ड्रेसेस हैं जो कि लॉन्च होने जा रहे हैं आज। और इसमें जो स्टफ़ का इस्तेमाल किया गया है अकॉर्डिंग टू द वेदर, खद्दर और लिनन जो है वो है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इंतहाई ज़बरदस्त प्रिंट हैं, जाज़बे नज़र डिज़ाइन हैं, कलर्स बहुत इनके ज़बरदस्त हैं। और इसके साथ साथ नफासत और महारत के साथ जी इन कपड़ों को ज़बरदस्त डिज़ाइन दिए गए हैं, दीदा जेब कलर्स हैं। और इसके साथ साथ चिकनकारी से आरास्ता शर्ट्स भी मौजूद हैं। और शर्ट्स के साथ जी अगर आप ट्राउज़र मैच करना चाह रहे हैं तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वैरायटी वहां पर अवेलेबल होगी। साथ ही साथ दुपट्टों के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, मौसम सरमा के इन खुसूसी आर्टिकल्स को बहुत नफासत और खूबसूरती से बनाया गया है। पुरकशिश दुपट्टों के भी डिज़ाइन है, डिजिटल प्रिंट वाले भी अवेलेबल होंगे, बनारसी भी दुपट्टे अवेलेबल होंगे,
सिल्क और फिर आजकल जिस तरह से ट्रेंड में चल रहा है जी सिल्क और गेंजा, इनके पास बहुत ही वाइड रेंज मौजूद होगी, तो आप विजिट भी कर सकते हैं। आज प्रॉपर तौर पर इनकी लॉन्चिंग होने जा रही है, लेकिन घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है जी। सबसे पहले जी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट आप इनका जो है वो विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इनकी न्यू कलेक्शन जो है वो अवेलेबल भी मिल जाएगी जी। हेमस्टिच ऑफिशियल है, आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। और ऑर्डर के लिए मैं आपको बता दूं www.hemstitch.pk पर आप राब्ता भी कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताती चलूं कि न्यू कलेक्शन इनकी आज लॉन्च होने जा रही है। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं और अगर आपने डिजाइन्स देखने हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त जाजिबे नजर हैं तो आप विजिट कर सकते हैं जी इनके पेज जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं, और ऑनलाइन आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो जी कपड़ों की जहां पर हमने बात की है वहां पर जी वेडिंग सीजन चल रहा है। शूज, बैग, क्लचेस की एक वाइड रेंज मौजूद है आपके पास जी। क्लाइव पे अगर आप जा रहे हैं तो वेडिंग सीजन में जी सबसे फेवरेट फैशन ब्रांड है क्लाइव, जिसने लॉन्च की है अपनी न्यू वेडिंग कलेक्शन 21 सिर्फ तुम्हारे लिए के नाम से। खूबसूरत और कंफर्टेबल शूज हैं, क्लचेस की वाइड रेंज मौजूद है। ज्वेलरी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त, यानी अगर आपने अपने शादी के जोड़े के साथ ज़बरदस्ती कंफर्टेबल हील्स खरीदनी है, क्लाइव पे आप जा सकते हैं। आप वहाँ से ना सिर्फ ज़बरदस्त हील्स बल्कि क्लचेस की वाइड रेंज भी मौजूद है, ज्वेलरी की वो भी खरीद सकते हैं। वेडिंग एडिशन 21 कलेक्शन हर साल क्लाइव ने रखा है कुछ खास ख्याल अपने सारिफीन का। दिलकश और हाई हील्स जो हैं वो आपके वेडिंग इवेंट को मजीद पुरकशिश बना देती हैं। और आपको बताएं जी कलर्स, डिज़ाइन की एक वाइड रेंज यहाँ पर मौजूद है, और जूता आप हमेशा वही खरीदते हैं जो कि कंफर्टेबल हो। तो क्लाइव ने हमेशा जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यकीनी बनाया है कि अगर जूता अच्छा है तो वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए। इसी तरह क्लचेस की भी एक वाइड रेंज मौजूद है और आपके पास ज्वेलरी भी मैचिंग की ऑप्शन जो है वो अच्छी खासी मौजूद है। तो आप विजिट कर सकते हैं क्लाइव पे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।